हाँ, तो आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय सिक्कों के संबंध में असत्य है। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं भारतीय सिक्कों के संबंध में, तो उनमें से एक असत्य है। पहला कथन दिया हुआ है, प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, इंडो ग्रीक द्वारा जारी सिक्के सर्वप्रथम ऐसे सिक्के थे जिनका संबंध निश्चित रूप से किसी राजा से जोड़ा जा सकता है। तीसरा कथन अर्थात सी, भारत में सर्वप्रथम शकों ने सिक्कों पर तिथि का अंकन किया। तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर तिथि का अंकन शकों द्वारा किया गया, ये बोल रहा है। चौथा है डी, गुप्तों द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, किसके संदर्भ में? चारों कथन भारत में जारी किए गए सिक्कों के विषय में, मतलब कि सिक्कों के इतिहास से जुड़े हुए ये 4 कथन है। सिक्का मतलब कि मुद्रा, तो इसका भी अलग इतिहास रहा है। सिक्कों से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सिक्कों से संबंधित, तो इसको हम सिक्को नहीं करते, सिक्का करते हैं ना, सिक्का, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मुद्रा। ये जो मुद्रा है, सिक्का है, जो कि अलग अलग समय के प्राप्त हुए हैं, और ये भी भारतीय इतिहास को जानने समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, अगर मान लो किसी राजा के बहुत सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब कि उस राजा का काल आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न रहा होगा। वहीं अगर किसी राजा के समय के सोने के सिक्के कम मिले हैं लेकिन तांबे और पीतल के सिक्के ज्यादा मिले हैं, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राजा के समय में अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी खराब थी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसी कारण उसके समय के जो है तांबे और पीतल के सिक्के ज्यादा मिले हैं। तो इस तरह से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं सिक्कों के आधार पर। तो सिक्के भी भारतीय इतिहास को जानने समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग जो है देखते हैं सिक्कों का इतिहास। तो देखिए, भारत में सिक्कों के विषय में सबसे पहल जानकारी कब मिलती है? तो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत के प्राचीनतम सिक्के देखने को मिलते हैं। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमको जो है सिक्के देखने को मिलते हैं। और ये जो सिक्के थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के, इनको कहा जाता था आहत सिक्के। आहत सिक्के, इसी को बोला जाता था पंचमार्क्ड सिक्के। नीचे लिख देता हूं मैं यहां, पंचमार्क्ड सिक्के। एक ही प्रकार के सिक्के होते थे, दोनों अलग अलग नाम। ये जो सिक्के हैं शुरुआती सिक्के होते थे, ये बेडोल होते थे। नॉर्मली सिक्का कैसे होता है? गोल होता है। अभी आप लोग जो भी सिक्के देखते होंगे ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं, गोल होते हैं, सुडोल होता है, आकार बड़ा अच्छा होता है, दिखने में ठीक ठाक लगता है। लेकिन जो शुरुआत के जो सिक्के थे वो थोड़े से बेढंगे थे, उतने सुडोल नहीं थे, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं थे, थोड़े से बेढंगे थे, और इनमें किसी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा हुआ होता था, न ही किसी राजा का चित्र होता था। इसमें क्या होता था? पेड़ का चित्र होता था। हाँ, इसके अलावा सांड का चित्र बहुत पाया गया है, हाथी का चित्र बहुत पाया गया है। एक और चीज है, 4 चीज विशेष करके आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया पेड़, अच्छा मछली, पेड़, मछली, सांड, हाथी, पेड़, मछली, सांड, हाथी, ये 4 चीज के चित्र जो है इन सिक्कों में बहुत पाया गया है। तो ये शुरुआत के सिक्के जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के प्राप्त हुए हैं। तो जो हमारा जो पहला कथन है, क्या बोल रहा है? प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। इनको आहत सिक्के क्यों बोला जाता है? आहत का मतलब क्या होता है? एक तरह से चोट करना, प्रहार करना, ये भी हुआ ना। तो ये जो सिक्के थे चोट करके बनाया जाता था, ऐसे टाइप का ठप्पा लगा कुछ ऐसे बनाया करते थे, इसी कारण इसको जो है आहत सिक्के कहा गया है। इसके बाद जब भारत में मौर्यों का शासन आया, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कौन था, बिंदुसार, जब इनका समय आया, मौर्यों का जब समय आया, तो इन्होंने जो है अपने सिक्के जारी किए, मौर्य शासकों ने। तो मौर्यों के जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे, ध्यान रखेंगे। मौर्यों ने जो है सोने के सिक्के भी जारी किए,
तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के भी जारी किए और उनका जो सिक्का था इसी आहत सिक्के प्रकार का था। इनके सिक्कों के नाम भी मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए थे ना, जैसे कि सोने का सिक्का, मौर्यों द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया, सोने का, तो उसको क्या कहा गया, मौर्यों के सोना के सिक्का को सुवर्ण कहा गया, पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, सुवर्ण। इसके अलावा एक और नाम मिलता है निष्क, सोने के सिक्के को सुवर्ण अथवा निष्क, सुवर्ण अथवा निष्क। एक जो सिक्का जो कि मौर्य काल में काफी प्रसिद्ध था, आप लोग काफी वो जो है पढ़ते हैं, तो वो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जो कि चांदी का बना हुआ होता था। किसका बनता था? चांदी का, जिसको बोला जाता था कारशापण, करशापण भी लिखा जाता है, कारशापण। इसके अलावा इसी को बोला जाता था धरण, धरण, ये धनुष का ध है, धरण, इसी को बोला जाता था पण। तो ये जो है चांदी का सिक्का होता था। ये जो कारसापण है, कई सारे पुस्तकों में आपको तांबे का भी मिलेगा, मतलब कारसापण जो है चांदी के भी होते थे, तांबे के भी होते थे, ये आप मान के चल सकते हो। तांबे का जो सिक्का होता था एक प्रकार का, उसको मासक बोला जाता था। क्या बोलते थे? मासक, मासक। वही चंद्र अशोक के अभिलेखों में एक तांबे के सिक्के का जिक्र मिलता है, काकड़ी, ये पूछा गया है, काकड़ी सिक्का, ये अशोक के अभिलेखों में मिलता है, काकड़ी सिक्का, तांबे का काकड़ी सिक्का, तांबा का मासक, चांदी का कारसापण, धरण और पण, और सोने का सुवर्ण और निष्क। ये कब का है? मौर्य काल का। और ये जो तमाम सिक्के थे ये आहत सिक्के थे, मतलब इस टाइप के सिक्के थे। जैसे आहत सिक्कों का मैंने बताया विशेषता, वो सुडोल नहीं होते थे, बेढंगे होते थे, बेडोल होते थे, और उसमें किसी राजा का चित्र या नाम या तिथि अंकित नहीं होता था। उसमें जो है पेड़, मछली, फूल पत्तियां, इस टाइप की चीजें जो है अंकित होती थी। तो ये सब उसी टाइप के सिक्के थे। तो ये हुआ मौर्यों का सिक्का। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में जो एक व्यवस्थित ढंग से सिक्कों की शुरुआत कब से होती है, तो जब भारत में यूनानियों का आगमन होता है, विशेष रूप से सॉरी, विशेष रूप से जब इंडो ग्रीक, हिंद यवन शासकों का आगमन होता है, तब भारतीय सिक्के जो है काफी ठीक होने लगते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं, सुडोल होने लगते हैं। हिंद यवन, हिंद यवन जिनको कि इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, हिंद यवन, इनको और क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। तो जब भारतीयों का इनके साथ संपर्क हुआ तो हमारे यहाँ का जो सिक्का या फिर कहे मुद्रा कला की जो प्रणाली है उसमें काफी सुधार हुआ। और इन्हीं हिंद यवन शासकों को यह श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर चित्र जारी किया। किसका चित्र? राजा का चित्र। चित्र पहले भी होते थे, लेकिन राजा का चित्र वाला जो सिक्का है हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे राजा का चित्र, राजा का चित्र। दूसरा, इनके सिक्के में एक तरफ राजा का चित्र होता था और दूसरी तरफ इनके देवताओं का चित्र होता था। इसके बाद देखिएगा लेख, पहले लेख नहीं होता था, लेकिन इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर लेख भी होता था। इसके अलावा हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्के ऐसे प्राप्त हुए हैं जो द्विभाषी थे। द्विभाषी का क्या मतलब? दो भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे कि इनका जो यूनानी भाषा होगा वो, और भारत का जो ब्राह्मी खरोष्ठी, ऐसे। तो दो भाषाएं में मतलब दो भाषाओं वाला सिक्का भी इनका प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय इनको ही जाता है। हालांकि मौर्यों ने भी जारी किया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया, तो हिंद यवन शासकों ने। तो स्वर्ण सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया? सोने का सिक्का तो हिंद यवन शासकों ने। अच्छा, ये जो सोने का सिक्का है इसके संबंध में तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये याद रखेंगे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो किसने जारी किया? इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन शासकों ने। सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों द्वारा
किया गया। इसके बाद दूसरा चीज पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया, तो कुषाणों द्वारा जारी किया। किसके द्वारा, कुषाण। मैं यही लिख देता हूं, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का। देखो यहां पर सोने का सिक्का सबसे पहले हिंद यवनों ने, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने। आप यहां कनिष्क भी कर सकते हो, कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क। तो कई बार जो है सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो कनिष्क भी दे देता है, तो वो भी सही है, कुषाण भी सही है, क्योंकि कनिष्क जो है कुषाण वंश का था। तो जो हिंद यवन शासकों ने जो सोने का सिक्का जारी किया था, उसकी तुलना में कुषाण शासकों द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया वो अधिक शुद्ध था। मतलब कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जिसमें किसी तरह का मिलावट नहीं था, वो कुषाण वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया। उसके बाद तीसरा चीज कि सर्वाधिक संख्या में किन शासकों ने सोने का सिक्का जारी किया, तो गुप्त शासकों ने। अब यहां पर जो है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला तो मैंने बताया कि प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है कि दूसरा जो कथन है, एक बार मैं देखता हूं क्या दिया है कि इंडो ग्रीक द्वारा जारी सिक्के सर्वप्रथम ऐसे सिक्के थे जिनका संबंध निश्चित रूप से किसी राजा से जोड़ा जा सकता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, इंडो ग्रीक अथवा हिंद यवन शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों में पहली बार राजा का चित्र अंकित होता था, साथ ही साथ लेख भी होते थे राजा का नाम वाम। तो ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं हिंद यवनों के, उसमें जो है एक तरफ राजा का चित्र, दूसरी तरफ देवता का चित्र। तो इससे हम लोग जो है डायरेक्ट ये किस राजा ने जारी किया ये पता चल सकता है ना। तो हिंद यवन शासकों द्वारा जो जारी सिक्के थे, सर्वप्रथम ऐसे सिक्के थे कि उन सिक्कों को हम सीधे सीधे उसको जारी करने वाले राजा से उसका संबंध जोड़ सकते हैं। जबकि इससे पहले मौर्यों के समय में जो सिक्के जारी किए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इसके अलावा बिहार, वहां पर बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है मौर्यकालीन सिक्के। लेकिन कौन से सिक्के अशोक ने जारी किए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किए, बिंदुसार ने जारी किए, उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारियों ने जारी किए, ये बता पाना बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि उन सिक्कों में जारी करने वाले शासकों का नाम या फिर चित्र उत्कीर्ण नहीं है। तो ये चीज जो है सबसे पहले हमको हिंद यवन शासकों द्वारा जारी सिक्कों में इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है कि इनके जो सिक्के जारी हुए हैं वो सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि हाँ ये फला शासक ने जारी किए हैं, ये उस शासक ने जारी किए हैं। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा कथन क्या दिया हुआ है, देखते हैं तीसरा। तो तीसरा दिया है, भारत में सर्वप्रथम शकों ने सिक्कों पर तिथि का अंकन किया। ये चीज मैं आगे बताता हूं। तो जो चौथा वाला दिया है कि गुप्तों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, नहीं ये गलत है। गुप्तों ने संख्या में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन उनके द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों की तुलना में उतने ज्यादा शुद्ध नहीं थे। मतलब कि कुषाणों के जो सोने के सिक्के थे वो सर्वाधिक शुद्ध थे, लेकिन गुप्तों के जो सोने के सिक्के थे उसमें थोड़ा मिलावट था, उतने ज्यादा शुद्ध नहीं थे। तो जो चौथा वाला होगा डी, वो आपका गलत हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। वहां पर अगर कुषाण दिया रहता कि कुषाण द्वारा जारी सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध थे, तो वो बिल्कुल सही हो जाता। गुप्तों ने संख्या में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन उनके सिक्कों की जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, या फिर कहें जो शुद्धता है, वो उतनी अधिक नहीं थी जितना कि कुषाणों के में। तो इस चीज को समझिएगा। और ये तो तीन चीज मैंने बोला ना सोने के सिक्कों के संबंध में, ये बहुत बहुत पूछा गया है कि सबसे पहला सोने का सिक्का किसने जारी किया, हिंद यवन शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने। तो ये चीज जो है बहुत बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा शकों के विषय में। बोल रहा है ना कि शकों ने जो है सबसे पहले तिथि वाले सिक्के जारी किए। तो देखो जो शक थे, इंडो ग्रीक थे, कुषाण थे, ये सब जो है विदेशी थे, भारत में आक्रमण किया, भारत में काफी सारे क्षेत्रों को जीता और यहाँ पर लंबे समय तक शासन भी किए, और आखिर में यहीं की मिट्टी में, यहीं के लोगों में मिल करके रह गए। आज मतलब हमारे बीच में उन सब के जो क्या बोलते हैं सब मिल गए हैं, मतलब कोई बता ही नहीं सकता कौन कुषाण है कौन शक है, सब यही मिल करके यहीं के होकर के रह गए। बात करते हैं शकों की। तो क्या बोल रहा है
शकों ने सबसे पहले तिथि वाले सिक्के जारी किए, ये बोल रहा है ना। भारत में सर्वप्रथम शकों ने सिक्कों पर तिथि का अंकन किया। तो जो हिंद यवन शासक थे वो राजा का चित्र, लेख, अपने देवताओं का चित्र, ये सब चीज उल्लेखित करते थे, लेकिन तिथि नहीं लिखते थे। वो लोग भी ध्यान रखेंगे, तिथि उसमें नहीं होता था, समय उसमें नहीं होता था। तो सिक्कों पर तिथि के अंकन की शुरुआत किसने की थी? शकों ने की थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, शकों ने जो है सबसे पहले तिथि वाले सिक्के जारी किए थे। अब देखिएगा, जो शक थे ना वो अलग अलग वंशों में बटे हुए थे हमारे भारत में। तो उज्जैन में एक शक वंश की स्थापना होती है। कहां पर? उज्जैन। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है ना उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ आयोजन होता है ना। तो उज्जैन में शकों का एक वंश स्थापित होता है जिसका नाम है कार्दमक वंश। कार्दमक, कई स्थानों पर कर्दमक भी लिखा हुआ मिलेगा। कार्दमक वंश, शकों का कार्दमक वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो चष्टण। कौन था? चष्टण। तो ये जो चष्टण था जिसने उज्जैन में कार्दमक वंश की स्थापना की थी, तो इसने अपने द्वारा जो अभिलेख जारी करवाए, जो सिक्के जारी करवाए, उनमें सर्वप्रथम तिथि का अंकन किया। अभिलेखों में भी और सिक्कों में भी। ध्यान रखेंगे, किसने? चष्टण ने, जो कि कार्दमक वंश का संस्थापक था। कार्दमक वंश जो कि शक वंश से संबंधित है। अगर शक के स्थान पर कार्दमक वंश दिया हुआ हो तब भी सही है, क्योंकि जो कार्दमक है वो शक के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिएगा, जो चष्टण था इसने जो सिक्के जारी किए उसमें तिथि का अंकन होता था, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उसकी एक और खास बात है, वो ये कि इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में 3 लिपियां होती थी। 3 लिपियां, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे भारत में जो नोट छपता है उसमें 2 लिपियां होती है। एक हमारा हिंदी भाषा में लिखा हुआ होता है देवनागरी में, और दूसरा इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। द्विभाषी मुद्रा है ना हमारे भारत में, द्विभाषी मुद्रा का प्रचलन है। तो जो चष्टण ने जो सिक्के जारी किए वो 3 लिपियां उसमें दी हुई थी। एक तो यूनानी था, दूसरा था खरोष्ठी और तीसरा था ब्राह्मी। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था चष्टण। अच्छा, इसके संबंध में मैं कुछ और चीज बता देता हूं। ये जो कार्दमक वंश, चष्टण वंश, ये निकल ही गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा, आप लोग पढ़ते हो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यही लिख दे क्या? रुद्र दामन। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने एक झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील। तो वो सारा कुछ जो है उससे जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। और संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये जो रुद्र दामन है ना, ये इसी चष्टण का पौत्र है, पोता, इसका पोता है। ध्यान रखेंगे, चष्टण का पोता है रुद्र दामन। इसके बाद एक और याद रखेंगे, रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, ये कौन था रुद्र सिंह तृतीय? तो जब हम लोग गुप्तों का इतिहास पढ़ते हैं, गुप्त काल का इतिहास, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों का दमन किया था, ये हम लोग पढ़ते हैं ना। और उसने शकों को परास्त किया और पूरे जो गुजरात, सौराष्ट्र उस तरफ अधिकार कर लिया। तो ये जो शक थे, कार्दमक वंश के शक शासक, तो उज्जैन में इनकी शाखा स्थापित होती है, इनका राज्य स्थापित होता है। बाद में जो चष्टण के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं रुद्रदामन वगैरह, तो ये लोग जो हैं सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को भी अपने अधिकार में कर लेते हैं। और रुद्र सिंह तृतीय ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त शासक था ना, उसका समकालीन था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जिस शक शासक को परास्त किया था वो यही था। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। किस वंश का था? कार्दमक वंश। तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस शक वंश के शासक को परास्त किया? तो कार्दमक वंश के शक शासक को परास्त किया। रुद्रदामन भी इसी वंश का था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, शकों में एक और वंश का जिक्र होता है, छहरात वंश। छहरात वंश, हम लोग वैसे क्वेश्चन क्या दिख रहे थे और हम लोग कहां आ गए? मतलब सिक्कों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, शकों के बारे में। चलो निकल गया है तो आप लोग इसको जान ही लीजिएगा। छहरात वंश, ये भी ना शकों का ही एक वंश है, छहरात वंश। तो सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने जो है एक शक शासक को परास्त किया था जिसका नाम है नहपान।
तो ये जो नहपान है ये जो है छहरात वंश का था, ध्यान रखेंगे, नहपान है त नहीं, छहरात वंश का था। ये जो नहपान है शक वंश का शासक, जिसको कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था उसने परास्त किया और ये मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों। तो ये छहरात वंश का शक शासक था, शकों में छहरात वंश का शक शासक नहपान, और ये तीनों जो है कारदमक वंश के शक शासक थे। तो जो चस्टर ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें पहली बार तिथि का अंकन मिलता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी, जो गुप्तों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, वो गलत है। गुप्तों ने संख्या में सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे सोने के सिक्के, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गुप्तों ने ना अगर अपने समय में उन्होंने तांबे के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन जितने भी शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए उनमें गुप्तों के सोने के सिक्के सबसे ज्यादा थे। चूंकि देखिए जितने भी शासक थे ना वो लोग तांबे के सिक्के बहुत ज्यादा जारी करवाते थे। क्यों? अभी अगर आप लोग देखिएगा तो जो 2000 का नोट है वो सबसे बड़ा नोट है, लेकिन 2000 का नोट जो है मार्केट में आपको उतना दिखेगा नहीं। अधिकतर क्या दिखेगा? 500 का नोट दिखेगा, 500 का नोट, 100 का नोट दिखेगा। जो छोटे नोट है वो ज्यादा दिखेंगे। तो सेम वही चीज जो है पहले भी होता था। जो सोने के सिक्के हैं वो चलते तो थे, जैसे कि कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और जो गुप्त शासक थे उन्होंने सभी शासकों की तुलना में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन इन शासकों ने ना तांबे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने जारी किए थे। वहीं अगर कभी पूछा जाए कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में कौन से सिक्के जारी किए थे, तो तांबे के सिक्के जारी किए थे। और वहीं अगर सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए, तो वो गुप्तों ने। कैसे? क्योंकि कुषाणों ने भी सोने के सिक्के जारी किए, हिंद यवनों ने भी सोने के सिक्के जारी किए, गुप्तों ने भी सोने के सिक्के जारी किए, दूसरे राजवंशों ने भी सोने के सिक्के जारी किए। तो इनमें से सोने के सिक्के की जो मात्रा सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है वो गुप्त शासकों की प्राप्त हुई है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो मुगल काल है ना, मुगल काल में भी सोने का मुहर चलता था, लेकिन उस समय उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता था ना वो होता था चांदी का रुपया, न कि सोने का मुहर। क्योंकि जो बड़ा जो मुद्रा होगा, बड़ा जो नोट होगा, वो मार्केट में उतना ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाता है। चिल्लर का प्रॉब्लम हो जाता है ना, उसके खुले पैसे मिलने का प्रॉब्लम हो जाता है। आज भी देखिएगा 2000 का नोट जो है काफी कम देखने को मिलता है। 500 का जो नोट है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? डी।